नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है द्रव्य की अवस्थाएं। दोस्तों स्टेट्स ऑफ मैटर हम कहते हैं। दोस्तों बता दें कि इसमें लगभग 2 वीडियो आज के पहले गई हुई हैं जिनमें ठोस, द्रव, गैस या फिर जितनी भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं सबके बारे में डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की गई है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक किया करिए, ठीक है। उसमें आपको लगभग हर लेसन की वीडियो मिल जाएगी और वो भी कंप्लीट लेसन पढ़ाया गया उसमें, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग द्रव्य की अवस्थाएं। लेकिन दोस्तों इसमें बता दें कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन जो 5 पदार्थ की अवस्थाएं हैं, उन सभी जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उन सभी की हम लोग संरचना और संगठन देखेंगे। किस तरह से इसमें अणु पाए जाते हैं, किस तरह से परमाणु होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, किस तरह से पदार्थ की अवस्थाएं आपस में एक दूसरे से बदलती हैं। कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को समझने की। तो आइए बिना टाइम पास के शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा चीज़ क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को आप उठाइए, ठीक है। मैटर मतलब होता है द्रव्य, ठीक है। मैटर मतलब होता है द्रव्य जिसको हम वस्तु कहते हैं, पिंड कहते हैं, ठीक है, चीज कहते हैं, वस्तु कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, मैटर कहते हैं, सबस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सबस्टेंस भी आप कह सकते हैं, इसको आराम से कह सकते हैं। और किसे कहते हैं द्रव्य, किसे कहते हैं मैटर। देखिए दुनिया की वे सभी सारी चीजें जो स्थान घेरें, जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर या सबस्टेंस कहते हैं। यह 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। देखिए अगर हम बात करें कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, अवस्थाएं मतलब स्टेट्स, तो 5 अवस्थाएं होती हैं। देखिए सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है, और बोस आइंस्टीन हो गया, ठीक है। 5 अवस्थाएं होती हैं और ये अवस्थाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं, जिनको हम लोग कभी कभी गलनांक कहते हैं, कभी कभी हिमांक कहते हैं, हिम होना कहते हैं, कभी कभी वाष्पन कहते हैं, कभी कभी संघनन कहते हैं, कभी कभी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए द्रव्य है, द्रव्य की अगर अवस्थाओं की बात करेंगे तो इतनी अवस्था मिलेगी आपको, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनकी संरचना या संगठन किस तरह से है, देखिए अगर हम बात करें संरचना की या संगठन की तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए संरचना संगठन हमको क्या मिलेगा कि जो सभी द्रव्य है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। उन छोटे से कणों को हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। दोस्तों मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पूछा जाता है आपसे कि कौन मॉलिक्यूल है, कौन एटम है या परमाणु है, ठीक है। तो देखिए किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जा सके उन्हें हम अणु कहते हैं। जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए अणु का एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए CO2 क्या है, ये अणु है, क्योंकि ये परमाणुओं से बना है। कितने परमाणु से बना है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु, 1 कार्बन का परमाणु, मतलब 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ ये अणु है। अगर H2O की बात करें ये भी अणु है। अगर ग्लूकोज की बात करें C6H12O6 ये भी क्या है, ये भी अणु है। अगर हम बात करें H2SO4 की, ये भी क्या है, अणु है। ये अम्ल क्षार तो बाद में है लेकिन पहले ये परमाणुओं से मिलकर बने हुए इसलिए ये अणु है। इनको 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में आसानी से बांटा जा सकता है। अब देखिए अणु भी बनता है छोटे छोटे कणों से। उन छोटे से कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए सारी चीजें, अगर आप एक लेसन से कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगर एटम की बात करें, ए मीन्स होता है नॉट, टॉम मीन्स होता है डिविजिबल, मतलब कि जिस पार्ट को डिविजिबल न किया जा सके, डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी द्रव्य का वह छोटा से छोटा कण जिसे 2 या 2 से अधिक भागों में न बांटा जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं, एटम या परमाणु कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि यह अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है जिसको हम सूक्ष्मतम कण कहते हैं किसी भी पदार्थ का। दोस्तों ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। इस दुनिया में अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, कहीं चट्टान है, कहीं पत्थर है, कहीं बालू है, कहीं ईंट है, कहीं गिट्टी है, कहीं गाड़ी है, कहीं मोटर है, कहीं सोना चांदी लोहा टीना की बात हो रही, कहीं धातु की बात हो रही है, कहीं सॉलिड की बात हो रही, कहीं केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, दूध, पानी की बात हो रही, मतलब कि द्रव की बात हो रही, कहीं ऑक्सीजन, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात होती है। तो इस पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के ठोस, द्रव, गैस व्याप्त हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको आज का यह टॉपिक समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस परमाणु के मौलिक कण कितने होते हैं,
मतलब किसी भी परमाणु के कितने मौलिक घटक होते हैं या मूल कण होते हैं, मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल, या इनको मूल घटक भी कहते हैं। तो दोस्तों दो मूल घटक होते हैं, ठीक है। एक होता है अस्थाई मूल घटक, दूसरा होता है अस्थाई मूल घटक। एक होता है अस्थाई मूल घटक, दूसरा होता है अस्थाई मूल घटक, ठीक है। अस्थाई मूल घटक आप आगे लिख लीजिएगा, आगे लिख लीजिएगा आप, अस्थाई मूल घटक, ठीक है। अस्थाई जो मूल घटक होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो अस्थाई होते हैं वो दो तरह के होते हैं, उनको कहते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर देखिए इन मूल घटकों की बात करते हैं, मतलब परमाणु की चलिए संरचना की बात करते हैं। मूल घटक में दो होता है, एक अस्थाई मूल घटक या मूल कण, दूसरा होता है अस्थाई मूल कण जिनको प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाकर बनता है परमाणु भार, और इस अस्थाई इलेक्ट्रॉन से बनता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। इनको जेड से दिखाते हैं, और इस परमाणु भार को हम लोग ए से दिखाते हैं। ए फॉर होता है एटॉमिक वेट, ठीक है। अगर देखिए परमाणु की संरचना की बात करते हैं, संरचना की, तो ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरा होता है नाभिक के बाहर का भाग, नाभिक का बाहरी भाग कह सकते हैं, नाभिक का बाहरी भाग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल इसको कहते हैं। अब देखिए इस नाभिक के बाहरी भाग में, जो नाभिक के बाहर का भाग होगा उसको कहेंगे नाभिक का बाहरी भाग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें कौन होता है, तो उसमें कोष होता है। कोष को किससे पढ़े हैं आप लोग, KLMN, ठीक है। ये आगे भी बढ़ता है, OP तक होता है, और कोषों की संख्या पहले 7 थी, अब 8 हो जाएगी, क्योंकि अब तक 118 तत्व ज्ञात थे, लेकिन अब 2 तत्वों की और खोज हो गई है, तो अब 120 तत्व हो गए हैं। इससे ये परमाणु मॉडल जो है ना, ये इसमें कोषों की संख्या भी बढ़ेगी, या फिर आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में जितने आवर्त है ना, 7 आवर्त है ना, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 8 आवर्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जब तक चल रहा चलने दीजिए, जब बढ़ेगा तो पता चलेगा ही। कोष होते हैं, नाभिक के बाहर का जो भाग होता है उसमें कोष होते हैं, जिनको KLMN से दिखाते हैं, ठीक है। इनको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और कोषों के अंदर भी कुछ कोष होते हैं, उन कोषों को उपकोष कहते हैं। और इनको कैसे आप जानते हैं, SPDF के रूप में जानते हैं, ठीक है। सारी चीजें याद रखिएगा। इन उपकोषों के अंदर कक्षक होता है जिनको ऑर्बिटल कहते हैं, और इन ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होता, वो लगातार इन कक्षकों में चक्कर लगाते रहता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए नाभिक में कौन कौन दोनों कण होते हैं, देखिए इन सभी में, नाभिक के बाहर का जो भाग होता है ना, इन सभी में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब बात आ जाती है कंपटीशन पॉइंट की। आपके कंपटीशन के हिसाब से, कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दोस्तों 2 से 3 फर्मी होती है, 2 से 3 फर्मी मीटर होती है। और आप जान लीजिए कि जो फर्मी मीटर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है, लगभग होता है। आप इन चीज़ों को याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच किस तरह के बल कार्य करते हैं, ठीक है, या किस तरह के बल काम करते हैं, किस तरह के फोर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करते हैं। और नाभिक पर किस तरह का चार्ज आता है, नाभिक धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है, तो नाभिक पर धन आवेश होता है, मतलब कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वह प्रबल धनावेशित होता है। देखिए दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग समय पर आकर अलग अलग परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत किए थे। जैसे 1905 ईस्वी में टॉमसन ने बताया था खरबूज मॉडल या तरबूज मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। उन्होंने काले काले बीजों को इलेक्ट्रॉन बताया था और खाने वाले भाग को धनावेशित भाग बताया था। बाद में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। उन्होंने क्या किया, नाभिक को केंद्र में बैठा दिया और बाहर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसमें इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया था। बाद में फिर नील्स बोर आए, फिर बोर का परमाणु मॉडल आया, ठीक है। कब आया था, 1913 ईस्वी में आया था, ठीक है। रदरफोर्ड का कब आया था, 1911 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो जब नील्स बोर आते हैं अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करते हैं तो उन्होंने बताया कि जो नाभिक होता है ना, नाभिक बीच में रहता है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के बाहर कुछ कोष पाए जाते हैं, ठीक है। इन कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कोषों की सबसे पहले व्याख्या कौन किया था, तो नील्स बोर ने किया था, ठीक है। उसके बाद सोमरफील्ड आते हैं 1916 ईस्वी में, और 1916 ईस्वी में बताते हैं कि कोषों के अंदर भी कुछ कोष होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उनको SPDF के रूप में जानते हैं।
उन कोषों को, जो कोषों के अंदर जो कोष पाए जाते हैं उन कोषों को क्या कहेंगे, उपकोष। ठीक है। उसके बाद जो आधुनिक परमाणु मॉडल आता है 1927 में, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में चला जाता है और लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में पाया जाता है, और कक्षक में पाया जाता है मतलब स्थिर नहीं रहता है, उसमें लगातार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोड में चक्रण करता रहता है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया कि अणु पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कोई भी हो, इन सभी में क्या होते हैं, अणु पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछा अणु कहाँ पाए जाएंगे, इन सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में पाए जाते हैं। और इन सभी पदार्थों की उत्पत्ति किससे हुई है, अणुओं से हुई है और परमाणु से हुई है। ये सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी हैं वो सभी पदार्थों में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में पाए जाते हैं। आपको कुछ भी बाइकाट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप नाम सुनेंगे पॉजिट्रॉन, मेसान, ठीक है, इस तरह से नाम, तो वो सभी क्या हैं, नाभिक में कुछ अन्य परमाणुवीय कण पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, नाभिक में कुछ अन्य परमाणुवीय कण होते हैं, या हम कह सकते हैं कि परमाणु में भी वे कण अस्थायी रूप से निकलते रहते हैं। ठीक है। तो परमाणु में जो अन्य परमाणुवीय कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पॉजिट्रॉन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो पॉजिट्रॉन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का पटीदार होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं -1e0 से। ठीक है। तो इसको दिखाते हैं +1e0 से दिखाते हैं। ठीक है। ये मतलब पॉजिट्रॉन का उल्टा कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का उल्टा कण कौन होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मेसान होता है। ठीक है। मेसान होता है। उसके बाद न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो। ठीक है। उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो होता है, फिर एंटी न्यूट्रिनो के बाद एंटी प्रोटॉन होता है। ठीक है। इस तरह से अन्य परमाणुविक कण भी होते हैं। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ, ये सभी कण कहाँ पाए जाएंगे, परमाणु में अस्थायी रूप से पाए जाते हैं, उनको अन्य परमाणुविक कण कहते हैं। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी जो भी पदार्थ हैं वो कब आएंगे, वो यहाँ आएंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी चीजें पाई जाती हैं, ये सारी चीजें सभी अवस्थाओं में हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, सॉलिड में क्या होता है, ठोसों में क्या होता है, ठोसों में जितने भी अणु होते हैं ना, अणु, उनके बीच में अंतर आणविक बल कार्य करता है। तो द्रवों में भी, द्रव भी, जो द्रव पदार्थ होता है वो भी अनेक, असंख्य, हजार, करोड़, लाखों अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी ठोस, द्रव, गैस जितने भी पदार्थ हैं, इन सभी का जब अणुगति मॉडल पढ़ेंगे आप, जब पदार्थ का अणुगति मॉडल पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा कि सभी पदार्थ अनेक छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सभी पदार्थों में छोटे छोटे अणुओं के बीच अलग अलग प्रकार के अंतराण्विक बल कार्य करते हैं। ये बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, और ये बल दो प्रकार के होते हैं, एक सहसंजक बल और एक आसंजक बल। दोस्तों, जितनी बातें मैं इसमें आपको व्याख्या के रूप में बता रहा हूं, इन सारी बातों में आपके कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। आप अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, तो आपको बहुत से क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। वे क्वेश्चन मैं किताब तो पढ़े बहुत दिन हो गया, किताब से वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते किताब में। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो कंपटीशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे की नौकरियां हैं, तो उन सभी में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आप अपने नहीं समझ में आएगा तो अपने सीनियरों से या गार्जियनों को ये वीडियो दिखा के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, या जो एग्जाम देते होंगे उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए, इन सभी पदार्थों में जो अणु होते हैं उनके बीच आसंजक या सहसंजक प्रकृति का बल कार्य करता है, अंतराण्विक बल कार्य करते हैं। इसलिए इन सभी के अणुओं के बीच की दूरी कभी कभी कम होती है, जैसे ठोसों में कम होती है। ठीक है, गैसों में वही दूरी ज़्यादा हो जाती है। ठोसों का घनत्व तो इसीलिए कम हो जाता है और गैसों का घनत्व इसीलिए ज़्यादा हो जाता है, सॉरी, ठोसों का घनत्व इसीलिए ज़्यादा हो जाता है और गैसों का घनत्व इसीलिए कम हो जाता है। ठीक है, संपीड्यता भी उसी पर डिपेंड करती है कि अगर अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तब आप दबाएंगे, तो अणुओं के बीच की दूरी कम होगी तो पदार्थ नजदीक नजदीक आएंगे, तो उससे उनका आयतन क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए संपीड्यता भी उसी पर काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग अणुगति मॉडल के पॉइंट है। देखिए, अणुगति मॉडल में यह भी पढ़ाया जाता है आपको कि सॉलिड, लिक्विड, गैस चाहे जो भी पदार्थ हो, उनका निर्माण हमेशा छोटे छोटे कणों से होता है। उन छोटे छोटे कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं। जब परमाणु आपस में मिलेंगे तो अणु बनेगा, और जब अणु आपस में मिलेंगे तो बड़ा सा कोई पदार्थ होगा जो ठोस, द्रव या गैस के रूप में आपको दिखेगा या मिलेगा। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों अणुगति मॉडल, और यही सभी पदार्थ की अवस्थाओं के बेसिक चीजें हैं। अब आपको बताया जाएगा कि ठोसों, द्रवों और गैसों में किस प्रकार के अलग अलग बल पाए जाते हैं या कार्य करते हैं, जैसे प्रकीर्णन बल, लंदन बल, वांडर वाल बल। ठीक है,
और उसके बाद हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन आबंध भी कहते हैं, उसके बाद पराक्साइड बंध, उसके बाद है आपका पेप्टाइड बंध, उसके बाद है ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक है, तो दोस्तों सारी तरह के बंध जब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे वाले वीडियो में, तो मैं उसमें अलग अलग तरह के जितने भी तरह के बल पाए जाते हैं पूरे आपके सिलेबस में, उन सारे बलों को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं तो आप अपनी खुशी का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।